नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज महारा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इंस्ट्रक्टर पर। अब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज पार्ट ऑफ स्पीच। हमने काफ़ी कुछ कर लिया है जिनमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव के बाद में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज भी देखा और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे डिटर्मिनर। ये टॉपिक क्या है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। इवन द फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है, इंग्लिश के फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, कितना सिग्निफिकेंट टॉपिक है ये। और ये टॉपिक अब आपको इजी लगेगा। क्यों इजी लगेगा? क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया। जो दोस्त चैनल पे नए हैं, जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश के एडजेक्टिव और प्रोनाउंस देखिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आप जैसे-जैसे पढ़ेंगे आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से किस टॉपिक तो डिटरमिनर से एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन हमारी किस तरीके से हेल्प करेगी, ये सारे जवाब मिलने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में जो अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिटरमिनर्स, है ना? क्या होते हैं डिटरमिनर्स? तो हम देखेंगे डिटरमिनर्स इक्वल्स टू क्या लिखा है या डिटरमिनर्स का मतलब भी क्या रखा है। इट इज फिक्सिंग वर्ड्स, है ना? डिटरमिनर्स जो होते हैं वो कैसे वर्ड्स होते हैं? फिक्सिंग वर्ड्स होते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम बोलेंगे डिटरमिनर्स आर वर्ड्स के डिटरमिनर्स ऐसे शब्द होते हैं दैट कम्स बिफोर नाउन्स एंड स्पेसिफाई समथिंग, जो किससे पहले आते हैं? नाउन से पहले आते हैं। एंड स्पेसिफाई समथिंग अबाउट देयर क्वांटिटी, डेफिनेटनेस एंड ओनरशिप। जो किसी नाउन से पहले आते हैं और जिस नाउन से पहले आते हैं उस नाउन के बारे में क्या करते हैं? क्वांटिटी बताते हैं, या तो डेफिनेटनेस बताते हैं, या फिर ओनरशिप बताते हैं। तो उसी तरीके से आपको बताया ये कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना? ये कुछ वर्ड्स है जो क्वांटिटी बताते हैं, किसी नाउन से पहले आके क्वांटिटी बताते हैं, है ना? इट स्टेट्स देयर क्वांटिटी। कुछ है जो डेफिनेटनेस बताते हैं। डेफिनेटनेस मतलब ए एन का यूज करते हैं तब तो वो इंडेफिनेट होते हैं, और द का यूज करते हैं तो वो डेफिनेट होते हैं। एंड ये क्या है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये क्या बताते हैं? ओनरशिप बताते हैं। तो मैंने अचानक से इनको माई आर्स इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों बोल दिया? क्योंकि एडजेक्टिव का भी सेम फंक्शन होता है। एडजेक्टिव भी बिल्कुल उसी तरीके से है, नाउन से पहले आते हैं और नाउन के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीजें बताते हैं। तो यहाँ हम ये यही तो देख रहे हैं कि इन सब में से ज्यादातर को हमने कहाँ पढ़ा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ाई जा रही थी, परिमाणवाचक विशेषण बताए जा रहे थे, तब भी मैंने आपको बोला था ये डिटरमिनर्स में अगेन हम इनको पढ़ने वाले हैं। वहीं पे चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में इन सबको हमने पढ़ा है, लेकिन हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल्स जो होते हैं वो डेफिनेटनेस को बताते हैं, ए एन इंडेफिनेट के लिए आता है और द डेफिनेट के लिए आता है, और ये ओनरशिप दिखाते हैं। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो किसी नाउन से पहले आ रहे हैं और उनके ओनरशिप की बात कर रहे हैं, उनके ओनरशिप को शो कर रहे हैं, डेफिनेटनेस को शो कर रहे हैं, या फिर क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? डिटरमिनर्स बोलेंगे। ये फिक्सिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है? ये इनके एग्जांपल्स हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया ये जो कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ दे रखे हैं, ये क्या स्टेट करेंगे? क्वांटिटी, ठीक है? ये क्वांटिटी शो करेंगे। ए एन और द ये क्या करेंगे? डेफिनेटनेस को बताएंगे। ये इनडेफिनेटनेस को बताएगा, ये डेफिनेटनेस को बताएगा। और ये जो होंगे ये किसको बताएंगे? ये पोजीशन को या ओनरशिप को शो करेंगे। तो ऐसे वर्ड्स हो गए डिटरमिनर जो ओनरशिप को, डेफिनेटनेस को और क्वांटिटी को शो करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे जैसे आर्टिकल जैसे ही डिटरमिनर्स की बात करते हैं, सबसे बेसिक सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं सम और एनी की। क्या होता है सम और एनी? तो आप देखते हैं सम इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड सम इज फॉलोड बाय। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सम के बारे में आपको जानना है। दैट सम जो होगा वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा। एंड सेकंड थिंग इज कि सम जो है इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय आइदर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है? इन्हीं को आप एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं कि ही हैज बोरोड दैट हाउस फॉर सम मंथ्स, है ना? सम के बाद में क्या आया? सम के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आया। सम इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंस। द बॉय नीडेड सम वाटर। आपने देखा सम सम इज फॉलोड बाय अनकाउंटेबल नाउन, तो यहीं से आया कि सम पहली बात तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, और सेकंड थिंग इज सम इज फॉलोड बाय आइदर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, राइट? वी वर लुकिंग फॉर सम बुक्स। सम अगेन किसके साथ में आ गया? प्लूरल, ठीक है? यहाँ एक फ्रेजल वर्ब यूज हुई है दैट वी वर लुकिंग फॉर,
ठीक है। लुक फॉर का क्या मतलब होता है? लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च समथिंग, खोज करना, ठीक है। लुक फॉर एंड सम स्टूडेंट्स, अगेन सम के बाद में क्या है? स्टूडेंट्स आया, सम स्टूडेंट्स वर प्लेइंग देयर एंड द कैट ड्रैंक द सम मिल्क, है ना, अनकाउंटेबल आ गया। तो ये चीज आपकी सम की क्लियर हो गई। सम के साथ में हम किसको पढ़ते हैं? सम के साथ में हम पढ़ते हैं एनी को। ये दोनों होता है, सम और एनी दोनों का मतलब ही क्या होता है? कुछ, थोड़ा, ठीक है। सम और एनी दोनों का ही मतलब होता है, लेकिन सम एफर्मेटिव में यूज किया जाता है, जबकि हम एनी की बात करेंगे तो एनी जो यूज किया जाता है इट इज यूज इन नेगेटिव सेंटेंस। और बिल्कुल दूसरी बात यह है कि जैसे सम के बाद में अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, एनी के बाद में या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, आइदर अनकाउंटेबल और सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एग्जांपल से देखते हैं, एक ही सेंटेंस में हम इसको देखेंगे। डू यू हैव सम आइडिया अबाउट एआई? ऐसा नहीं बोलेंगे, सम यूज हो सकता था दैट यू हैव सम आइडिया अबाउट एआई, तो बिल्कुल सही होता। सिंस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, तो इंस्टीड ऑफ सम हम किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। आई डू नॉट हैव एनी मनी, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि सिंस द सेंटेंस इज नेगेटिव, तो हमने सम का यूज नहीं किया, हमने किसका यूज किया? एनी का। आपने देखा एनी इज फॉलोड बाय, एनी के बाद में अनकाउंटेबल नाउन भी आ रहा है, और एनी के बाद में क्या आएगा? सिंगल काउंटेबल नाउन भी यूज किया जाएगा। तो डू यू हैव, सॉरी, डू यू नीड एनी हेल्प? डू यू नीड सम हेल्प नहीं होगा, डू यू नीड एनी हेल्प। एंड हैव यू सीन, यू सॉरी, हैव सीन एनीवन। अच्छा, यहाँ कुछ मिसिंग है, आई थिंक यहाँ क्या होना चाहिए? हैव यू होना चाहिए। हैव यू सीन एनीवन वॉकिंग इन द स्ट्रीट? यहाँ सब्जेक्ट मिसिंग है, आपको देखना पड़ेगा। हैव यू सीन एनीवन या हैव यू सीन समवन? तो क्या होगा? हैव यू सीन एनीवन। क्यों? क्योंकि सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है। वापस बता देता हूँ मैं आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको देखना है। सम और एनी को एक साथ पढ़ाया जाता है। सम और एनी का मतलब होता है कुछ या कोई, ठीक है। ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाएगा, जबकि ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा। सम इज फॉलोड बाय अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, जबकि यहाँ अनकाउंटेबल या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है एनी के बाद, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। बढ़ते हैं क्लास की तरफ। ये हमने देख ही लिया। तो पहले जो डिटर्मिनेंट्स देखे हैं वो सम और एनी देखे हैं, ये बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद में क्या है? मैनी और मच, ठीक है। एडजेक्टिव के टाइम पे भी बता दिया है कि मच जो है क्वांटिफायर है। तो मैनी किसके लिए यूज किया जाता है? मैं, इनका मतलब होता है अनेक, ठीक है, काफी, ज्यादा, काफी जैसा मतलब है ना, इन दोनों का ही मतलब है। लेकिन मुझे संख्या में काफी बोलना है तो मैनी बोलना पड़ेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। और मच कब यूज किया जाएगा? जब मुझे संख्या नहीं बतानी, जब मुझे क्वांटिटी पूछनी है, क्वांटिटी बतानी है, तब मुझे काफी का के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? मच यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसी से बनेगा हाउ मैनी, और हाउ मच भी इसी से बनेगा। मैनी और मच का मतलब काफी है, और हाउ मैनी और हाउ मच का मतलब क्या है? कितना या कितने, कितनी या कितने, ठीक है। जब आपको पूछना होगा क्वेश्चन, नंबर पूछना है, तब आप हाउ मैनी का यूज करोगे। और जब आपको मात्रा जाननी है, परिमाण जानना है, क्वांटिटी जाननी है, देन यू हैव टू यूज हाउ मच, ठीक है। जैसे ही हैज मेनी प्रॉब्लम्स, है ना, मैनी आया है तो मैनी इज फॉलोड बाय ही हैज मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। द रिच हैव, है ना, ये रूल अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। रिच क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले द आएगा तो ये प्लूरल नाउन का काम करेगा। द रिच, इसीलिए क्या आया? हैव। द रिच हैव मच मनी इन देयर हाउस। मच मनी, मनी कैसा है? मनी अनकाउंटेबल नाउन है, दैट इज वाई यहाँ पे किसका यूज किया गया? मच का यूज किया गया। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर मनी कैसे अनकाउंटेबल है? मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी की क्या होती है? यूनिट होती है ना। करेंसी की कुछ ना कुछ क्या होती है? यूनिट होती है। तो जहां यूनिट होती है वहां हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, हम उसको वो मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मनी अनकाउंटेबल है। द ऑथर हैज रिटन मैनी प्लेज, द ऑथर हैज रिटन मैनी प्लेज। अगेन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके लिए मैनी आया। अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए क्या यूज किया गया? मच यूज किया गया। मैनी यूज किया गया किसके लिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। देयर वॉज मच ट्रैफिक ऑन द रोड। ट्रैफिक अगेन क्या है? अनकाउंटेबल है, इसीलिए यहाँ क्या यूज किया गया? मच यूज किया गया। हाउ मेनी और हाउ मच मैंने आपको बताया था ना। हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मेनी का मतलब है कितने। हाउ मेनी डेज पूछना चाह रहा है, दिन, कितने दिन। तो हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर द एग्जाम। तो कितने दिन है, जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, दैट इज वाई यहाँ पे हाउ मेनी यूज किया है। अदरवाइज हाउ मच डू यू अर्न मंथली, हाउ मच डू यू अर्न मंथली, तुम महीने में कितना कमाते हो? तो जो भी कमाते हो वो क्या है? मनी है, वो रुपीज है,
तो अभी बताया मैंने मनी जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, इसीलिए हाउ मेनी डू यू अर्न नहीं होगा, इट शुड बी हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ और मंथली। आई होप आपको समझ में आया। अभी तक जो हमने किया है, दो ही डिटर्मिनेंट्स हमने देखे हैं, सम और एनी और मैनी और मच। मैनी मच वाला कॉन्सेप्ट किस में लगेगा, हाउ मैनी और हाउ मच में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये दिस दैट दीज दोस, इनको आपने कहाँ पढ़ा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी पढ़ा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा है। अगर कोई ब्रदर जो है नया है, कोई विद्यार्थी नया है, कोई बहन जो है नई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाके प्रोनाउंस और एडजेक्टिव जरूर देखें, उसमें दिस दैट बहुत आसानी से समझाया गया। दूसरे भी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो दिस दैट दीज दोस को हमने कहाँ पढ़ा है, तो हमने दिस दैट दीज दोस को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में पढ़ा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा है। वहाँ इजीली आपको बताया है दैट दिस दैट क्या होता है, सिंगुलर नाउन के लिए आता है, और दीज दोस किसके लिए आता है, प्लूरल नाउन के लिए आता है ना। और बता सकते हैं दिस और दीज किसके लिए यूज किए जाते हैं, नियर वाले ऑब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं और प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जबकि दैट और दोज जो होते हैं वो दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। साथ ही दैट और दोज किसके लिए यूज किया जाता है, पास्ट के लिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। दिस दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, दीज दोज प्लूरल के लिए यूज होता है, दिस और दीज प्रेजेंट के लिए और पास 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 वाले ऑब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। जबकि दैट और दोज किसके लिए यूज किए जाते हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए या फिर पास्ट को डिनोट करते हैं। यहाँ आपके पास में ये कुछ है, मैं बोल सकता हूँ सिंस इट इज बॉय, बॉय है, सिंगुलर है तो दिस और दैट ही आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन सिंस सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे कैसा बोलूंगा, दिस बॉय इज वेरी नॉटी। ठीक है, आपको एग्जाम में समझ में नहीं आएगा, दिस दैट दोनों सही हो सकते हैं। यहाँ देखा हमने मैंगोज है मतलब प्लूरल आ गया, प्लूरल आ गया। ये चार ऑप्शन है आपके पास में, ए बी सी और डी। इनमें से आपको कोई चूज करने के लिए बोलेगा तो आप देखोगे मैंगोज है, सिंस मैंगोज प्लूरल है तो दिस दैट तो खत्म ही हो गया, क्या रह गया, दीज आएगा या दोज आएगा। फिर हमने देखा कि पास है या दूर है, ये हमको वैसे पता चलेगा नहीं, लेकिन टेंस हमको पता चल जाएगा। यहाँ वर लिखा हुआ है तो दीज मैंगोज की जगह क्या होना चाहिए, इट शुड बी दोज मैंगोज। आई होप आपको समझ में आया, इतना डिफिकल्ट है नहीं ये। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने दिस दैट दीज दोज को ऑलरेडी पढ़ रखा है। फिर एक आपका क्वांटिफायर और है, दैट इज ऑल, है ना। ऑल भी है। ऑल कहने का मतलब कैसे होता है, तो ऑल के बाद में, पहली बात तो ऑल के बाद में द आता है, ऑल इज ऑलवेज फॉलोड बाय द आर्टिकल, और इसके बाद में जो नाउन आएंगे दे शुड बी आइदर अनकाउंटेबल या फिर प्लूरल काउंटेबल। इसका मतलब क्या है, मैं ऑल जब भी बोलूंगा तो ऑल के बाद द आएगा, एंड द के बाद में यू कैन यूज अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल्स देख सकते हो प्लूरल काउंटेबल नाउन के, ये है रेड वाले, और अनकाउंटेबल नाउन के क्या है, ये ब्लैक वाले एग्जाम्पल है। ऑल द बॉयज, ऑल द इश्यूज, ऑल द मेन, MEN प्लूरल है, तो ऑल द बॉयज आर एब्सेंट टुडे, ऑल द इश्यूज हैव बीन रिजॉल्व। रिजॉल्व करने का मतलब है निस्तारण करना या फिर सॉल्व करना। एंड ऑल द मैन हैव डन देयर वर्क। देखो ऑल द मैन है, इसीलिए यहाँ पे भी क्या यूज किया है, देयर यूज किया है, इसका पजेसिव जो नाउन प्रोनाउन है वो यूज किया गया है। ऑल द इंफॉर्मेशन इज ट्रू, हमने इंफॉर्मेशन को देखा ही है, ये अनकाउंटेबल है, तो ऑल द इंफॉर्मेशन, और अनकाउंटेबल के साथ में क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ये आपको ध्यान रखना। ऑल द फर्नीचर इज न्यू, ऑल द इंफॉर्मेशन इज ट्रू, ऑल द इक्विपमेंट हैज अराइव्ड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देखोगे तो ऑल के साथ में क्या आता है, जिस तरीके के सम के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आते हैं, सिमिलरली ऑल इज ऑलवेज फॉलोड बाय द, एंड द के बाद में जो आपका आएगा दैट इज अनकाउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये ईच एवरी भी क्या है, ये ईच एवरी भी एक टाइप का डिटरमिनर है। इनको हमने पहले वाली क्लासेस में कहाँ पढ़ा है, इनको हमने एडजेक्टिव में पढ़ा है। कैसे एडजेक्टिव, तो मैं आपको बोलूँ तो ये कैसे हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमने इसको पढ़ा होगा। ईच और एवरी का क्या मतलब है, हर एक और प्रत्येक ही है, लेकिन वन आउट ऑफ टू और डेफिनेट नंबर, निश्चित संख्या में से हर एक की बात करेंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेफिनेट नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ, डेफिनेट नंबर कहने का मतलब हुआ निश्चित संख्या। तो निश्चित संख्या में से हर एक की बात करेंगे तो हम ईच का यूज करेंगे, और वन आउट ऑफ मोर देन टू और इनडेफिनेट नंबर। इनडेफिनेट नंबर का मतलब क्या हुआ, अनिश्चित संख्या। जब हमें संख्या पता नहीं है और उनमें से हर एक की बात करेंगे तो हम
किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एवरी का। निश्चित में से हर एक की बात करेंगे तब यूज किया जाएगा ईच का। जैसे ईच स्टूडेंट शैल ब्रिंग हिज आईडी कार्ड, हर एक बच्चा अपना आईडी कार्ड लेके आएगा। ईच इज फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ईच चाइल्ड इज स्पेशल, ठीक है, और एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ये दोनों सेंटेंसेस सेम ही है। मैं बोल रहा हूँ ईच चाइल्ड इज स्पेशल कहने का मतलब क्या हुआ? ईच यूज कर रहा हूँ तो डेफिनेट में से हर एक, मेरी क्लास है उसमें 20-25 बच्चे बैठे हुए हैं और उनमें मैं बोल रहा हूँ आप में से हर एक बच्चा स्पेशल है, देन आई विल यूज ईच चाइल्ड और ईच बॉय इज स्पेशल आउट ऑफ डेफिनेट नंबर, क्योंकि मुझे पता है कक्षा में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। एंड एवरी कब बोलूंगा? एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ये जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनमें से हर एक बच्चा अपने आप में क्या है? स्पेशल है। देन इट विल बी एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस सही है, इस तरीके से आएगा एग्जाम में। आपको नहीं पूछा जाएगा क्या होगा, आपको अगर पूछा जाएगा तो जनरल, आप ऐसे क्लास में बैठ के तो बात करेंगे नहीं, आप बात करेंगे एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, हर बच्चा अपने आप में क्या है? स्पेशल है। इस तरीके से अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको एवरी का यूज करना है। एवरी ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है कि हर एक ट्री हमको ऑक्सीजन देता है। किसी डेफिनेट में से नहीं बोल रहा हूँ, इनडेफिनेट में से बात कर रहा हूँ, इसीलिए एवरी ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन। एंड एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, हर कॉइन के क्या होते हैं? दो फेस होते हैं, दो पहलू होते हैं। तो ये मैं किसी स्पेसिफिक या डेफिनेट नंबर में से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आउट ऑफ इनडेफिनेट, है ना। दुनिया में जितने भी कॉइन्स हैं उन सब में से हर एक के दो फेस होते हैं, तो एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज किया जाता है। जो फ्यू और फ्यू और द फ्यू का कॉन्सेप्ट है, इसको यूज किया जाता है बहुत बार एग्जाम में, इसको पूछा जाता है। फ्यू और फ्यू एंड द फ्यू, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन तीनों ही वर्ड का मतलब क्या है। पहली बात तो आपको ये देखना है, ये हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। और इन फ्यू और द फ्यू का मतलब क्या हुआ? कुछ, ठीक है। और ये कुछ कैसा? तो यहाँ हम देखेंगे जब फ्यू यूज किया जाता है तो फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल नंबर, है ना। अमाउंट नहीं बोलेंगे क्योंकि हम नंबर्स के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तो फ्यू किसके लिए यूज किया जाता है? जब नेग्लिजिबल नंबर हो, है ना। मैं बोलता हूँ मेरे पास कुछ रुपए हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, तो वो जो अगर कुछ है वो न के बराबर है, देन आई विल यूज फ्यू, है ना। जैसे ही आप यूज करते हैं अफ्यू, अफ्यू कैसा सेंस देता है? अफ्यू इज सब्सटेंशियल नंबर। सब्सटेंशियल नंबर मतलब कंसीडरेबल नंबर, कोई ऐसी संख्या है जिसको कुछ तो माना जा सकता है, न के बराबर वो नहीं, ठीक है। सब्सटेंशियल बोल दो या फिर कंसिडरेबल नंबर बोल दो। और द फ्यू आते ही देखो, द फ्यू में कुछ नहीं है, द आया, द किसके लिए आता है? डेफिनेटनेस के लिए आता है, फॉर डेफिनेट नंबर। जो भी है, चाहे वो न के बराबर है, चाहे वो सब्सटेंशियल है, अगर वो डेफिनेट होगा, अगर सेंटेंस में, वाक्य में वो उसका उसके बारे में पता चल रहा है किसी तरीके से, तो हम द फ्यू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी रिकमेंडेड अ फ्यू गुड बुक्स टू रीड, उसने कुछ बुक्स रीड करने के लिए रिकमेंड करी, कुछ अच्छी किताबें। तो कुछ कितनी? कुछ तो करी होगी, न के बराबर तो नहीं करी, इसीलिए हमने क्या यूज किया? ही और शी रिकमेंडेड अ फ्यू गुड बुक्स फॉर फ्यू गुड बुक्स टू रीड, ठीक है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, जैसे ही मैं बोलता हूँ मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ मतलब बिल्कुल थोड़े नहीं, कुछ दोस्त है, तो मैं बोलता हूँ आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है। कभी भी मैं नेगेटिव से नहीं बोलूंगा। जब भी नेगेटिव होंगे, नेगेटिव कहने का मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट होगा, नेग्लिजिबल नंबर होगा, तो सेंटेंस में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, एडिशनल सेंटेंस होगा जो आपको बताएगा कि ये नंबर जो है वो क्या है? नेग्लिजिबल है। और देन हम किसका यूज करेंगे? फ्यू यूज करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ सच थिंग, हम किसका यूज करेंगे? अ फ्यू का यूज करेंगे। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, जैसे इसमें लिखा हुआ है ही हैज, आपको यहाँ पे ब्लैंक दे दे के फ्यू आएगा और फ्यू आएगा। ही हैज फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड्स एंड फील्स लोनली, उसके कुछ दोस्त है इसीलिए वो, और वो लोनली फील करता है। तो ये क्या मतलब? वो लोनली फील करता है, इसका मतलब उसके जो कुछ दोस्त है वो क्या है? न के बराबर है, न के बराबर है, तो हम किसका यूज करेंगे? फ्यू का यूज करेंगे। ऐसा कैसा है? फ्यू स्टूडेंट्स पास द डिफिकल्ट क्विज, सिंस द क्विज वाज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है इसलिए बोल रहे कुछ ही बच्चे पास हुए और कुछ ही हुए, नेग्लिजिबल अमाउंट है, इसलिए हमने किसका यूज किया है? फ्यू का। आई होप फ्यू और फ्यू बिल्कुल क्लियर है। फ्यू का यूज करेंगे नेग्लिजिबल नंबर के लिए, एंड अ फ्यू का नंबर यूज करेंगे सब्सटेंशियल या फिर कंसीडरेबल नंबर के लिए। अब आते हैं द के लिए। द कब आएगा? तो आप बोलते द फ्यू कब आएगा? जब जो भी वो जो लोग हैं या जो भी चीजें हैं वो डेफिनेट हो जाएगी, वेदर इट इज नेग्लिजिबल और सब्सटेंशियल अमाउंट में या नंबर में, चाहे वो नेग्लिजिबल है चाहे सब्सटेंशियल है। द थिंग इज उसको क्या होना पड़ेगा? डेफिनेट होना पड़ेगा। द फ्यू पीपल,
few people कौन से? तो that knew the secretary, है ना? The few people that knew the secretary were shown to silence. तो दैट न्यू कहने का मतलब यहाँ क्या आना चाहिए था? इट शुड बी KNEW, है ना? ये टाइपिंग एरर है, मैंने ही टाइप किया था तो थोड़ी गलती हो गई है। द फ्यू पीपल, और फ्यू पीपल कौन से? अगर आपसे पूछे यहाँ फ्यू आएगा, फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा, तो आप देखोगे ये क्लॉज जो है इसको हम क्या बोलते हैं? आरपी बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउंस में हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो ये बोलते हैं द फ्यू पीपल दैट न्यू द सीक्रेट, जो लोग सीक्रेट जानते हैं, दे वर स्वॉन टू साइलेंस, है ना? उनको उन्होंने कसम ली कि वो शांत रहेंगे। तो पीपल कौन से? जो सीक्रेट जानते हैं। तो ये डेफिनेट हो गया, इसीलिए फ्यू और द फ्यू में से क्या आएगा? डेफिनेट वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे जिस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट हुआ है दैट, यहाँ पे भी क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है दैट ही हैड, है ना? ही लॉस्ट few friends, a few friends और the few friend। अगर इतना ही सेंटेंस होता तो हम बोलते he lost a few friend, a few friend। लेकिन आगे और है फ्रेंड्स कौन से? that he had। तो ये इस चीज को क्या बनाता है? डेफिनेट बनाता है। एंड दैट इज व्हाई यहाँ किसका यूज किया जाएगा? किसका यूज किया जाएगा? द फ्यू का यूज किया जाएगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। आप बोलोगे सर लोग है, पीपल है, फ्रेंड्स है, इनके लिए तो क्या यूज किया जाता है? हु यूज किया जाता है। तो आपको ये सब कहाँ पढ़ने को मिलेगा? हु, विच, दैट, हुज, हुम हमने पढ़ा है रिलेटिव प्रोनाउंस में। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमने बोला है पीपल के लिए, पर्सन के लिए हु यूज किया जाएगा, लेकिन हु और विच की जगह दैट यूज करते हैं जब इनसे पहले क्या आता है? द फ्यू आता है। तो यहां से भी आप सीख सकते हैं। वहां मैं बता रहा था दैट कब आएगा, हु की जगह दैट कब आएगा? जब एंटेसिडेंट से पहले क्या आएगा? द फ्यू आएगा, द लिटिल आएगा। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि पीछे दैट आया है ना? हु आना चाहिए, दैट आया, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? द फ्यू आएगा, द लिटिल वाला कॉन्सेप्ट आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कब हम फ्यू का यूज करेंगे, कब अ फ्यू का यूज करेंगे, कब द फ्यू का यूज करेंगे। तो फ्यू और फ्यू बिल्कुल क्लियर है। फ्यू यूज करेंगे नेग्लिजिबल नंबर के लिए, और फ्यू यूज किया जाएगा सब्सटेंशियल या कंसीडरेबल नंबर के लिए, जबकि द फ्यू यूज किया जाएगा डेफिनेट नंबर के लिए। बस ये उसमें जरूरी नहीं है कि वो नेग्लिजिबल है या सब्सटेंशियल है। द थिंग इज उसको क्या होना चाहिए? डेफिनेट होना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट हम किस में यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए ये तीनों आ जाते हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अगेन चीजें बहुत सेम लिखी हुई है। वही वहां नेग्लिजिबल नंबर लिखा हुआ था क्योंकि वो संख्या दर्शाता है, और यहाँ नेग्लिजिबल अमाउंट लिखा हुआ। नेग्लिजिबल अमाउंट के लिए लिटिल का, अ लिटिल का यूज है कंसीडरेबल और सब्सटेंशियल अमाउंट, और द लिटिल का यूज हो गया किसके लिए? फॉर डेफिनेट अमाउंट, डेफिनेट नंबर ने डेफिनेट अमाउंट। तो फ्यू वाला कॉन्सेप्ट प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है, जबकि लिटिल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोरोली यूज किया जाता है किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। उसी तरीके से आप मैंने आपको एग्जांपल लिए, जैसे पहले दो फ्यू के लिए थे, फिर अ फ्यू के लिए थे, फिर द फ्यू के लिए थे। सिमिलरली ये है लिटिल के, ये दोनों है अ लिटिल के, और ये है द लिटिल के। देयर इज लिटिल मिल्क। देखो आपको नेगेटिव बनाने के लिए ना, नेगेटिव बनाने के लिए एग्जामिनर क्या है, कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा सेंटेंस के माध्यम से। तभी आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग जो है नेगेटिव बनाना या नहीं बनाना। यू कैन सी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जामिनर ने बोला है देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क इन द जग, आई कैन नॉट मेक टी। के जग में कुछ ही मिल्क है, मैं टी नहीं बना सकता। नहीं बना सकता मतलब बहुत कम है, मना तो नहीं कर सकते कि नहीं है, कुछ है जो नेग्लिजिबल है, तो दैट इज व्हाई। और मिल्क कैसा है? अनकाउंटेबल है, इसीलिए हमने क्या यूज किया है? लिटिल यूज किया है। अगेन हम बोलते हैं शी हैड फिल इन द ब्लैंक्स टाइम एंड शी कुड नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जाम। बोल रहे उसके पास में थोड़ा सा ही समय था और इसीलिए वो प्रिपेयर नहीं कर पाई, प्रिपेयर नहीं कर पाई, सो शी कुड नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। और इसी वजह से वो टाइम जो है वो कैसा था? नेग्लिजिबल था। इसीलिए हमने क्या यूज किया? दैट शी हैड लिटिल टाइम। आई हैव अ लिटिल मनी टू स्पेंड। बोल ही रहा है खर्च करने के लिए मेरे पास पैसे है, तो खर्च करने के लिए क्या होंगे? न के बराबर नहीं होंगे, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ लिटिल मनी टू स्पेंड। ठीक है, टू स्पेंड होगा या स्पेंड होगा? आप बताइए। ये भी टाइपिंग के समय पे हो रखा एरर है। टू प्लस हमेशा क्या होता है बेटा? टू प्लस हमेशा क्या होता है? V1 होता है। ये आपको वर्ब में बताया, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो यहाँ क्या होना चाहिए? इट शुड बी आई हैव लिटिल मनी टू स्पेंड। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। इन पास्ट फ्यू मंथ्स, इन पास्ट फ्यू मंथ्स, अभी देखो पिछले कुछ दिनों, और कुछ कितना? न के बराबर, है ना? मंथ्स वाला अभी इससे पहले पढ़ा था हमने फ्यू का कॉन्सेप्ट। इन पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले पिछले कुछ ही महीनों में ही हैज मेड अ लिटिल मनी,
उसने कुछ पैसा बना लिया, है ना? हम लिटिल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिटिल का मैंने आपको बताया लिटिल और फ्यू का यूज़ तब तक नहीं करना है, जब तक सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं हो जो इंडिकेट करे कि नेग्लिजिबल अमाउंट है या नेग्लिजिबल नंबर है। एंड लास्ट में है द फ्यू वाला, शी स्पेंट द फ्यू, जैसे सॉरी द फ्यू में बताया था आपको रिलेटिव प्रोनाउन आता है, वो सबसे बेस्ट तरीका है इसको करने का। तो शी स्पेंट द लिटिल मनी कौन सी, दैट शी हैड, जैसे पहले वाले में भी आया था, ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स, ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड दैट ही हैड, उसी तरीके से ही स्पेंट द लिटिल मनी दैट शी हैड। एंड ये डेफिनेट हो गया, मनी कितनी भी थी, चाहे वो नेग्लिजिबल थी या नहीं थी, बोल रहा है दैट शी हैड, जो उसके पास में थी, जो उसके पास में थी, तो इससे ये डेफिनेट हो गया। जैसे ही डेफिनेट हुआ, हमने द लिटिल का यूज किया। एंड द कैट ड्रैंक द लिटिल मिल्क, द कैट ड्रैंक द लिटिल मिल्क दैट वाज इन द जग। मिल्क कौन सा, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला क्लॉज बता रहा है दैट वाज इन द जग, जो जग में था, तो इससे ये डेफिनेट हो गया। और डेफिनेट होते ही हमने किसका यूज किया, द का यूज किया। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इतना मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस भी लेके आऊंगा, वी विल डू द क्वेश्चंस आल्सो, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये है लास्ट, है ना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको सीखना पड़ेगा, ये मैंने बता दिया है। अ लॉट ऑफ इज फॉलोड बाय अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, जबकि लॉट्स ऑफ के साथ में भी क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन। बस अ लॉट ऑफ कहना क्या होता है, फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल तरीका क्या है, लॉट्स ऑफ बोलना। लॉट्स ऑफ इनफॉर्मल है, बाकी अ लॉट ऑफ बोला जाता है। अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और एक अलॉट होता है। ठीक है, तो आपको इसको ऐसा ऐसा याद रखना है ना, ये तीनों चीज ऐसे कैसे याद रखनी। अ लॉट तो क्या है, एक एडवर्ब है, और यूजुअली सेंटेंस में कहाँ आता है, लास्ट में आता है, जैसा कि हम बोलते हैं थैंक्स अ लॉट। ठीक है, जैसा लिखा हुआ भी है, आई लाइक अलॉट, आई लाइक इट अलॉट। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है कि आपको इसको इसी फॉर्मेट में याद रखना है, और कुछ नहीं, कि जब अ आएगा तब लॉट्स नहीं आएगा, और लॉट्स आएगा तो अ नहीं आएगा। बस इतनी सी चीज है, इसी के बेस पे एरर आता है। एरर कई बार आ जाता है अ लॉट्स ऑफ, जबकि हमको पता है सही फ्रेज क्या होगा, इट शुड बी अ लॉट ऑफ। या कई बार आ जाता है अ लॉट्स ऑफ, या फिर सीधा आ जाता है लॉट ऑफ। तो लॉट ऑफ सीधा नहीं आएगा, कि इससे पहले क्या आएगा, अ आएगा। ठीक है, अ आएगा तो लॉट होगा, अ नहीं आएगा तो लॉट्स आएगा। यही देखना आपको। जैसे यहाँ देखा अ लॉट ऑफ पीपल, अ आया है तो लॉट आएगा, ठीक, बिल्कुल सही है। इन फ्रेजेस को ऐसा कैसा देखना है, अ लॉट ऑफ होगा और लॉट्स ऑफ होगा। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ, या सपोज कर लो अ लॉट्स ऑफ लिख देता तो यहीं पे एरर हो जाएगा। अ लॉट ऑफ पीपल वेंट टू द कॉन्सर्ट, बहुत सारे जो लोग हैं वो कहाँ गए, कॉन्सर्ट गए। देयर वर लॉट्स ऑफ, सही है, अ नहीं है, अ होता तो अ लॉट ऑफ होता, अ नहीं है तो लॉट्स ऑफ बिल्कुल सही है। एंड दे, ये कैसा आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए। दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ मनी, सही है बिल्कुल। लॉट्स आया, लॉट्स आया, ए आएगा तो लॉट हो जाएगा, अदरवाइज सही है। ये अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, इसने बहुत सारा टाइम लिया, तो इट टुक लॉट्स ऑफ टाइम भी सही है, या फिर अ लॉट ऑफ टाइम भी सही है। एंड आई लाइक बास्केटबॉल अ लॉट, ये दोनों क्या है, अलॉट के क्या है, एग्जाम्पल्स है। थैंक्स अ लॉट, या आई लाइक बास्केटबॉल, और आई लाइक दैट स्वीट अ लॉट, है ना। अलॉट का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, ये एडवर्ब है। जबकि इनको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर से। डिटर्मिनर बिल्कुल कैसा काम करते हैं, एडजेक्टिव जैसा काम करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ ध्यान रखना है, लॉट्स ऑफ होगा, अ लॉट ऑफ होगा, एंड अ लॉट सबसे लास्ट में एडवर्ब आएगा। तो इस तरीके से हमारे जो डिटर्मिनर्स है वो कंप्लीट हो गए। हालांकि हमने इनको बहुत जल्दी किया, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में हमने इनको काफी हद तक पढ़ लिया। और इसीलिए मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो, आपको चीजें यहाँ समझ में नहीं आई है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, इंग्लिश के जितने भी प्रोनाउन पढ़ाए हुए हैं, एडजेक्टिव पढ़ाए हुए हैं, उनसे गो थ्रू होना। उनको पढ़ोगे तो थिंग्स विल बी इजी, और डेफिनेटली आप आगामी परीक्षाओं में सफल होगे। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।